जलसा घर। ढाका एयरपोर्ट पर यास्मीन मजीद यादगार कमेटी के अरकान हार फूल लिए मुंतज़िर थे। श्रीमती दीपाली सेन बांग्लादेश की काबिल फ़ख्र बेटी, मशहूर मुग़न्निया, बांग्लादेश की दूसरी काबिल फ़ख्र बेटी, नामवर रक्कासा और शायरा मरहूमा यास्मीन ब्लूमेंट की याद में मनाए जाने वाले तहज़ीबी जश्न के लिए इतनी दूर जनूबी अमेरिका से मदऊ की गई थी। मरने के बाद यास्मीन ब्लूमेंट अजीम शायरा भी करार दे दी गई थी। वाह, जब वो जिंदा थी 25 बरस परदेश की फैक्ट्रियों में मजदूरी करके, फाके करके, रेस्तरानों में बर्तन धो के, रिश्तेदारों और हमवतनों की गालियां खा के, एड़ियां रगड़ रगड़ के सर्द बेरहम दरिया में डूबकर मर गई। अब उसके नाम पर बैनुल अक़वामी तहज़ीबी जश्न मनाया जा रहा है, जिस पर लाख 1.5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। यादगार कमेटी ने मिसेस सेन को आमदोरफ्त का एयर टिकट पेश किया था, जिसे लेने से उन्होंने इनकार किया। यह एक बड़ा घाउलिश आसेबी सफ़र था। वो अपने स्वर्गीय पिता डॉक्टर बिनोय चंद्र सरकार और स्वर्गीय फूफी श्रीमती भूतारनी देवी की राख साथ लाई थीं कि उनकी वसीयत के मुताबिक उसे हरिद्वार ले जाकर गंगा में डाल दें। ये शायद खुद दीपाली सेन की वतन की आखिरी विजिट हो। जल्द शायद खुद उनका बुलावा सफ़र आखिरत का आ जाए। संसार में काफ़ी तो रह ली। आपके लिए इंटरकॉन्टिनेंटल में इंतज़ाम किया गया है, इस्तकबालिया कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा। इंडिया से आए हुए फ़नकार भी वहीं ठहरे हैं, या आप किसी दोस्त के यहाँ क़याम पसंद करेंगी? अब एक वर्दी पोश शोफर आगे बढ़ा। मेम साहब, वो दांत निकोस कर बोला। नवाब साहब ने अर्जुमन मंजिल से गाड़ी भिजवाई है, खुद तशरीफ़ नहीं ला सके। आज सुबह अखबार में आपका नाम देखा, हुक्म दिया तुरंत तेज गाँव जाकर आपको ले आऊँ। चलिए, दीपाली ने इस्तकबालिया कमेटी से माजरत चाहिए। शोफर के साथ तेज तेज चलती बाहर आई। शोफर ने एक सफ़ेद मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोला। नवाब साहब बेचारे अब कितने ज़यीफ़ हो गए होंगे। मुद्दतों से इस ख़ानदान की खैर खबर मालूम नहीं। ढाका और पोर्ट ऑफ स्पेन में बहुत बड़ा फासला है, जो महज एयर लेटर्स के ज़रिए नहीं पाटा जा सकता। 1964 में वो पिछली मरतबा यहाँ आई थी। अगले साल अकमल के मरने की खबर मालूम करके भी जहाँ आरा को ख़त लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। अब इतने बरसों बाद उन सब से मिलने की खुशी और इस्तराब से उसका दिल धड़कने लगा। मर्सिडीज़ ढाका की समत रवां थी। सब लोग कैसे हैं? उसने शोफर से पूछा। सब ठीक हैं, उसने जवाब दिया और इन्हिमाक से कार चलाता रहा। वो लड़का सा था, शायद अर्जुमन मंजिल में नया नया मुलाजिम हुआ था, इस वजह से उसे अपनी अहमियत का बहुत एहसास मालूम होता था। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर ज़ख्म का गहरा निशान था। दीपाली ने आंखें बंद कर लीं और सोचती रही, जहां आरा का सामना किस तरह करूं, अकमल की ताज़ियत किन अल्फाज में करूं। अकमल को मरे भी इतने बरस गुजर गए। जहां आरा अब अपने पोते के सहारे ही जी रही होगी। मुमकिन है बहू ने दूसरी शादी कर ली हो। उसने दिल ही दिल में ताज़ियत के जुमलों की रिहर्सल शुरू की। फिर दिल कड़ा करके आंखें खोली। चारों तरफ शहर था और यादें बंदूक की गोलियों की तरह बौछार कर रही थीं। यादें लैंडमाइंस की तरह दफन थीं। मेम साहब, गाना सुनिएगा। बांग्लादेश रेडियो, ड्राइवर ने कहा और रेडियो का स्विच ऑन कर दिया। गंगा की भाटा का गीत, भटियाली ख़त्म हो रही थी। अब नजरुल गीती शुरू हुई। बदरोही, कह दे ऐ जवान मैं सरबुलंद हूँ, इतना बुलंद कि हिमालय की चोटी भी मेरे आगे सर निगूं। कह दे ऐ बहादुर के इस वसी आसमान को चीर कर, चांद सूरज सितारों को तोड़कर, जन्नत दोज़ख दहलाकर, आसमान से टकराकर मैं सारे आलम के लिए मुजस्समा हैरत बन गया हूँ। नौजवान ड्राइवर ने मुड़कर इत्तला दी। मेम साहब, हम भी बहुत लड़ा। गाना जारी रहा। मैं सरकश, संग दिल आतिश नवा, क़यामत का दोस्त, तूफ़ान, तबाही, दहशत हूँ। दुनिया के लिए सरापा हलाकत, मैं हर चीज़ को चकनाचूर कर देता हूँ। उसूल शिकन, बर्बादी का देवता। वो बेख्तियार खुद भी उसके साथ साथ गाने लगी और पल की पल में अपने कॉलेज के ज़माने में वापस पहुँच गई, जब वो और रोज़ी बनर्जी और महमूदुल हक और ज्योति सब मिलकर जोशो खरोश से ये गीत गाते थे। उसे पता भी न चला मर्सिडीज़ अर्जुमन मंजिल की बरसाती में कब पहुंची। एक पागल सी औरत झबड़े सफ़ेद बाल बिखराए बरामदे की एक दर में बुत बनी खड़ी थी। दीपाली को कार से उतरता देखकर फौरन अंदर भाग गई। एक मुलाजिम ने आकर असबाब कार से उतारा। दीपाली अंदर गई। अर्जुमन मंजिल सुनसान पड़ी थी। जहां आरा पुकारती वो जनान खाने में पहुंची। वस्ती तालाब भी खाली पड़ा था। दीपाली ऊपर जाने के लिए मुनक्कस शूबी जीने की तरफ मुड़ी ही थी कि वो दीवानी औरत भागती हुई अंदर आई और उसकी टांगों से लिपट कर आ करने लगी। माला,
मेम साहब को तंग मत करो, मुलाजिम ने जो असबाब उठाए पीछे पीछे आ रहा था झिड़क कर कहा। फिर मेहमान को मुखातिब किया, मेम साहब, जब से सब लोग मारा गया माला पागल हो गया है और गूंगा भी हो गया है। कौन मारा गया? सब जने मेम साहब, बड़े नवाब साहब, नैयर मियाँ, उनका बीवी बच्चे, जहाँ आरा बीबी, उनका बहू और पोता, सब मारा गया। आधी रात के टाइम सब बंदूक का निशाना बना। यही कोठी के अंदर माला ने सबको मरते देखा जब से ये गूंगा हो गया। दीपाली की आंखों के सामने कौंधा सा लपका। वो अपनी जगह जम कर रह गई। फिर खड़े खड़े जोर से लर्जी। फिर उसकी टांगों ने जवाब दिया। दिमाग सनसनाया, सारे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। आंखों के सामने सुर्ख अंधेरा तैरा। वो धम से फर्श पर बैठ गई। कह दे नौजवान, जवां मर्द, मैं जन्नत दोजख दहला कर अर्श से टकरा कर सारे आलम के लिए मुजस्समा हैरत। उसने वहशियों की तरह चारों तरफ देखा। चंद लहजे चुप रही, फिर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू किया। उसके बाल बिखर गए। रोते रोते उसने महसूस किया कि वो इंसान है। वो दरिंदों से भरे जंगल का एक जानवर है जिसके भट्ट के बाकी जानवरों को दूसरे ज्यादा खूंखार हैवान आकर चीर फाड़ गए हैं और उनकी लाशें गिद्ध खा चुके हैं और सुनसान सहरा की रेत ने उनके ढांचे भी गायब कर दिए हैं और वो गीदड़ की तरह पंजों से ज़मीन खुरशती उनको याद कर करके रो रही है। फिर उसने जंगली बिल्ली की तरह रोना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुनकर अजनबी शक्लों वाले नौकर चाकर दरवाज़ों में नमूदार हुए। माला और ज़ोर से आ करने लगी, जिस तरह एक नासमझ बच्चा दूसरे बच्चे को रोता देखकर हमदर्दी में खुद भी रोने लगता है। माला ने दीपाली को आंसू बहाते देखकर आंसुओं की झड़ी लगा दी। दफतन दीपाली चुप हो गई, आंखें खुश्क की और सपाट आवाज़ में कहा, मुझे बड़े नवाब साहब के पास ले चलो, उनको इत्तला कर दो मैं आ गई हूँ। वो भी मारा गया मेम साहब, मुलाजिम ने जवाब दिया। दीपाली ने फर्श पर मुक्का मारा। उस बदमाश झूठे कमीने ड्राइवर ने कहा, नवाब साहब ने एयरपोर्ट कार भिजवाई है। नवाब साहब ने? छोटे नवाब साहब ने। मैं उनको बुला कर लाता हूँ, वो अभी आते होंगे। बाहर गए थे, अभी आते होंगे, मैं उनको खबर करता हूँ। धीरज रखिए मेम साहब। नियाज मियाँ, मेम साहब के लिए एक गिलास ठंडा पानी, जल्दी। दूसरे खिदमतगार ने घबरा कर कहा और लपका हुआ बाहर गया। दीपाली अब एक नीम जान कुकर स्पेंसिल की तरह फर्श पर सरनिगू बैठी थी। उसके आंसू बूढ़ी गंगा के मानिंद फिर रवां हो गए। माला उसके नज़दीक आकर उकड़ू बैठ गई। दीपाली ने आंसुओं की चिलमन में से उसे देखा और पहचाना। जहां आरा की पुरानी वफादार खादिमा माला, वो अब अपनी दीवानगी में लकड़ बग्गे की तरह हंस रही थी। उन दोनों औरतों ने जिंदगी का, दुनिया का अंजाम देख लिया था। चंद मिनट बाद दीपाली ने सर उठाया। सदर दरवाजे पर आहट हुई। हाथ में 555 का टिन संभाले, बढ़िया सूट पहने रेहानुद्दीन अहमद दहलीज पर खड़े थे। नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी के भांजे, अर्जुमंद मंजिल के नए मालिक, शहीद नवाब के वाहिद कानूनी वारिस जो कत्लेआम में जिंदा बचे थे, अर्जुमंद मंजिल के मौजूदा नवाब। दीपाली ने सर जोर से झटका और आंखें मली। काली जगत के चौराहे पर बैठी पतंगे बनाती है, पतंगे काटती है, पतंगे उड़ाती है। लंच के बाद रेहान कार लेकर पाट की फैक्ट्री चले गए, जो नवाब कमरुज़्ज़मा और उनके फर्जंद नैयरुज़्ज़मा मरहूमीन की फैक्ट्री थी, जिसके अब वो मालिक थे। जहरा दीपाली को आराम कराने ऊपर बेडरूम में ले आई। ये जहां आरा मरहूमा का बेडरूम था। दीवार पर एयरफोर्स यूनिफॉर्म में मलबूस मुतबस्सिम अकमल मुर्शिदज़ादा और उसकी दुल्हन की तस्वीर लगी थी। ये पायलट ऑफिसर अकमल मुर्शिदज़ादा सितंबर सन 65 में पाकिस्तान की खातिर लड़ते हुए मरा था। दीपाली का सर घूमने लगा। वो दरीचे के पास जाकर बैठ गई, जिसके नीचे तालाब और विक्रमादित्य का राज सिंहासन नजर आ रहा था और गुलाब खास का दरख्त। दूसरी मसहरी पर बैठी जहरा उमा राय की शिकायतें कर रही थी। उमा दीदी ने मेरा नाक में दम कर रखा था, पान बनाते हुए उसने कहा। वो बिल्कुल सठिया गई हैं। जिस तरह वो बिलविडेर जाकर लावारिस बिल्लियों कुत्तों को खिलाती थीं, उनका ख्याल था रेहान साहब और मैं भी उनके पालतू जानवर थे। रेहान के मुतालिक सारी उम्र उनका ये रवैया रहा। दीपाली ने गैर शख्सी अंदाज से कहा। अब उस लम्हे वो महज एक दूर की तमाशाई थी। जी हाँ, हमारे लड़के फुरकान को भी उन्होंने ही मेरे खिलाफ भड़काया। वो ड्रग्स खाने लगा, घर से निकल गया, हिप्पी बन गया। फिर हमें मालूम हुआ कि वो ढाका आ गया है। रेहान साहब बेटे को बहुत चाहते हैं। उन्होंने कहा चलो हम भी कलकत्ता को खैरबाद कहते हैं, ढाका वापस जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। सारी उम्र गुजारने के बाद शायद उमा राय उनकी समझ में भी आ गई थी। सन 68 में हम लोग ईस्ट पाकिस्तान आ गए। रेहान ने खुलना में बिजनेस शुरू कर दी। वो बुनियादी तौर पर सियासी आदमी हैं, फिर पॉलिटिक्स में कूद पड़े। अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान, वो सब चक्कर। लड़का यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया, सुधर गया। फिर रेहान साहब ने उसे आगे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया।
हम लोग अपना सारा रुपया कलकत्ते से किसी तरकीब से यहाँ ले आए थे। उसके बाद जो हुआ वो आपको मालूम है। फुरकान लंदन में था, जिंदा बच गया, अब बाप के साथ बिजनेस की देखभाल करता है। जब अर्जुमन मंजिल पर हमला हुआ हम लोग खुलना के एक गांव में छुपे हुए थे। अर्जुमन मंजिल का ये सारा घराना शेख मुजीब का हामी बन चुका था और जो कुछ हुआ, क्यों और किस तरह ये लोग मारे गए, वो रेहान लंच के वक्त आपको बता चुके हैं। हाँ, मैं उसकी तफसील नहीं सुनना चाहती, दीपाली ने मजबूती से जवाब दिया। रेहान ने किस सपाट तरीके से इस कत्लेआम का तस्करा किया था। फिर उसने खुद कहा था, जब लाखों इकट्ठे मारे जाएं दिमाग माऊफ हो जाता है। अफराद की मौत का उतना शदीद सदमा जहन पर नहीं रहता। मर्ग अम्बोह वाकई एक जश्न है। ये किसी भी कत्लेआम के पसमानदगान की नफ्सियात हो सकती है। लेकिन इतना कहने के बाद रेहान खुद फूट फूट कर रोने लगे थे। रेहान की बहन राबिया और उसका शौहर और छोटे बच्चे रेफ्यूजी बनकर कलकत्ता चले गए थे और वापस आ चुके थे। राबिया की बड़ी लड़की नासिरा नजमुस्सहर कलकत्ता जाने के बजाय एक गोरीला दस्ते में शामिल हो गई थी और बहुत दिनों तक गायब रही थी। आज़ादी के बाद भी हथियार डालने पर राज़ी नहीं थी। मैंने उस लड़की के लिए क्या कुछ नहीं किया। इंतहा पसंदों से जा मिली थी, बड़ी आफत में फंसती। इंतहा पसंदों के गिरोह से अलग करवा दिया, स्कॉलरशिप दिलवा कर आला तालीम के लिए मॉस्को भिजवा दिया। फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी में पढ़कर आई मगर माउस बन गई, यहाँ कॉलेज में लेक्चरर हो गई। अब वो मुझसे नहीं मिलती, मेरे खिलाफ बकती फिरती है। न जाने ये नौजवान क्या चाहते हैं। ये बड़ी एहसान फरामोश नई नस्ल है, रेहान ने नवाब कमरुज़्ज़मा की आवाज़ में दीपाली से कहा था। उसे नासिरा नजमुस्सहर की तल्ख गुफ्तगू याद थी जब वो 8-9 साल कबल उससे यहीं मिली थी। अब रेहान अपनी मर्सिडीज़ में बैठकर नारायणगंज जा चुके थे। उनका स्टाइलिश मूड शायर बेटा फुरकान अपना प्रोग्राम तैयार करने टेलीविज़न सेंटर चला गया था। नौकर चाकर शागिर्द पेशे में थे। दोपहर कैलूले का सियस्ता का वक्त। दीपाली दरीचे से हटाई और जहां आरा के छपरखट पर लेट कर आंखें बंद कर लीं। रेहान की बीवी जहरा बहुत बातूनी थी, मुतवातिर बोलती थी और मुसलसल पान खाती थी। दीपाली ने तुरशी से कहा, जहरा अब चुप हो जाओ, मुझे सोने दो। करवट बदल कर उसने जहरा के मुतालिक सोचा। ये बौड़म सी अनपढ़, कम रूह कम हैसियत जहरा रेहान की बीवी है। इस वजह से मैं इससे जलती हूँ, मगर अब क्या जलना और क्या भुनना, नॉनसेंस। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। माला फिर आकर भूतनी की तरह दरवाजे में खड़ी हो गई। अरे मुंह जली दफान क्यों नहीं होती, जहरा ने गुस्से से कहा। रहने दो जहरा, दीपाली ने इल्तिजा की। दीदी ये पागल औरत हराम खोर हर वक्त सर पर सवार रहती है। बैठ जाओ माला, दीपाली ने उससे कहा। वो चौखट पर बैठकर आ करने लगी। जाने वो दीपाली को क्या बताना चाहती थी, मगर अपना मतलब समझाने से कासिर थी। जहरा पानदान बंद करके बोली, आप तो रेहान की पुरानी गर्लफ्रेंड हैं। उमा दीदी ने मुझे बताया, आप ही की वजह से रेहान ने जहां आरा आपा को छोड़ा। मुझे उमा दीदी सब बता चुकी हैं। तुम जो भी कह लो जहरा, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दीपाली ने सुकून से जवाब दिया। गो रेहान ने जहां आरा को मेरी वजह से नहीं छोड़ा, मैं उनकी ज़िंदगी में बाद में आई। आप बुरा ना मानिएगा, मैंने यूं ही कह दिया। मैं बहुत साफ दिल औरत हूँ। देखिए मुझे खुद यकीन नहीं आता। मैं 28 साल से रेहान की बीवी हूँ, पर यकीन नहीं आता। मैं एक गरीब जरदोज की लड़की, कम इल्म और कम अक्ल, और रेहानुद्दीन अहमद जैसे आदमी की शरीक हयात, मगर उनको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। और मैं एक दफ़ा मिनिस्टर की बीवी भी रह चुकी हूँ, और अब अर्जुमन मंजिल की बेगम। अल्लाह की कुदरत है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत। माला बोली। रेहान भी तो एक गरीब किसान के बेटे थे, दीपाली ने कहा। हाँ, मगर नवाब के नवासे तो थे। मेरी किस्मत अच्छी थी जो उनसे शादी हुई। एक बात सुनो जहरा, गोया तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि तुम्हारे मुफलिस बाप नरमिलेंदु राय की मोटर के नीचे आकर मरे और बतौर तलाफ़ी उमा राय तुमको अपने यहाँ ले गई और तुमसे रेहान ने ब्याह किया और यहाँ कत्ले आम हुआ और तुम अर्जुमन मंजिल की मालकिन बनी। जहरा खुदा के लिए चुप हो जाओ और मुझे सोने दो। माला ने दोहराया। यह अर्जुमन मंजिल एक भूत घर है। कहते हैं जो लोग अचानक और भयानक तरीके से कत्ल कर दिए जाते हैं, उनकी आत्माएं उन्हीं जगहों पर मंडलाती रहती हैं। क्या उन सब की आत्माएं मुझे देख रही होंगी? एक रोज़ शाम के वक्त वो सीढ़ियाँ उतर कर पाएँ बाग में आ गई। ऊपर जहाँ आरा मरहुमा के कमरे का दरीचा रोशन था, जिसमें अब जहरा मौजूद थी, और उसी तख्त पर बैठी मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। जहाँ आरा तुम तो भूसागर से पार उतर गई, मगर मैं तुमसे कितनी शर्मिंदा हूँ। इस फैक्ट्री का मालिक और इस घर का खाना दामाद न बनने की खातिर रेहान ने तुमको ठुकरा दिया था। तुमने गलत आदमी के साथ ज़िंदगी जहन्नम में गुजारी, अपने बेटे की मौत का गम उठाया, फिर खुद बेदर्दी से बेकसूर कत्ल कर दी गई, और आज
इसी घर में वही रेहान और उनकी बीवी नए नवाब और बेगम की हैसियत से विराजमान है। माया तेरे खेल। वो टहलती हुई जलसा घर की तरफ चली गई, जिसका दरवाज़ा बाग में खुलता था। किवाड़ चौपट खुले पड़े थे। वो अंदर गई, बत्ती जलाई। सामने दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर रोशन हो गई। पारसी थिएटर, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता। चंद और मध्यम फोटोग्राफ, मास्टर मुस्तफ़ा, सिराजुद्दौला नाटक का हीरो, मिस तिनकोरी दास दी यंगर, मिस तारा दास, सरला नाटक की हीरोइन, एक बड़ी रोगनी पोर्ट्रेट, नवाबजादा फ़खरुज़्ज़मा चौधरी। उसे याद आया ये रेहान के नाना थे, नवाब कमरुज़्ज़मा के जवां मर्ग चचा, जिन्होंने थिएटर के शौक़ में अपने हिस्से की जायदाद उड़ा दी थी। ये उनका जलसा घर था। इसमें नवाबजादा साहब के दोस्त दीपाली के ठाकुर दादा भी सुना है आकर गाया बजाया करते थे। पुराने अरिस्टोक्रेटिक बंगाल के थिएटर परस रोहसा अर्जुमन मंजिल के इस जलसा घर में सारा साजो सामान उसी तरह मौजूद था। अलमारी में शाहजहां और सिराजुद्दौला के किरम खुर्दा चोगे, नकली ताज, तलवारें, बांसुरिया, सीनरियों के पर्दे लिपटे हुए एक तरफ रखे थे। हॉल के चूबी फर्श पर गर्द जमी हुई थी। कोने में जाले, सुर्ख और सफ़ेद कटाव के काम का झालरदार पंखा, छत गिरियाँ। नवाबजादा नैयरुज़्ज़मा की शादी के दिनों में इसी कमरे से निकाल कर नवाबजादा फ़खरुज़्ज़मा मरहूम के तसनीफ़ करदा ओपेरा राजा भोज का सिंहासन तालाब के किनारे रख दिया गया था, जिस पर अर्जुमन मंजिल की बेगमात और साहबजादियाँ बैठकर खुशगप्पियाँ किया करती थीं। दीपाली जलसा घर से बाहर आ गई। अंदर बहुत हब्स था और वहशत। बाहर पुरफिजा बाग में विक्रमादित्य का सिंहासन अब भी मौजूद था। वो 35 बरसातों की वजह से गल चुका था। उसकी मूर्तियों के रंग उड़ गए थे। उसके जंगलों में 28 छोटी छोटी चूबी मूर्तियां लगी थीं। 4 बड़ी चूबी मूर्तियों के सरों पर तख्त खड़ा था। ज़्यादातर मूर्तियां बिल्कुल शिकस्ता हो चुकी थीं। सिंहासन बत्तीसी की देवलोक से जिला वतन अप्सराएं गुलाब खास के नीचे पहुंचकर वो तख्त के किनारे पर बैठ गई। एक मरतबा गर्मियों की एक मुअत्तर शाम, जहां आरा ने जिक्र किया था, दीपाली, हमारे छोटे दादा जान नवाबजादा फ़खरुज़्ज़मा चौधरी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने राजा भोज का ओपेरा खुद कंपोज किया था। राजा भोज का पार्ट भी खुद अदा करते थे। तुम्हारे ठाकुर दादा राजा इंदर बनते थे। कलकत्ते की एक्ट्रेसें आकर रंभा और उर्वशी के पार्ट गाती थीं। उस शाम मुंह चढ़ी खादिमा माला हस्बे मामूल तख्त के पास घास पर बैठी थी। यास्मीन और रोज़ी भी आई हुई थी। जहां आरा ने हुक्म दिया, माला राजा भोज का किस्सा कहे। अरे बीबी, हिंदू लोग बोलता है कि देवलोक में 32 ठो अप्सराएं थीं। एक रोज़ उन्होंने शिवजी पर बुरी नज़र डाली। गुड गॉड! दीपाली और सब लड़कियां खिलखिलाकर हंसी। माउंट कैलाश और माउंट ओलंपस वाकई बहुत दिलचस्प जगह रही होंगी, यास्मीन ने कहा। तो बीबी पार्वती देवी जल गईं। उन्होंने श्राप दिया कि अप्सराएं बेजान मूर्तियां बनकर राजा इंद्र के तख्त में लग जाएं। तो वो जादू के सेब का क्या मामला था? अख्तर आरा ने पूछा था। औरत मर्द की बेवफाई बीबी, माला ने पान चबाते हुए इत्मीनान से जवाब दिया था। उज्जैन का राजा भर्तृहरि अपनी बीवी पर आशिक था। उसे एक जोगी ने अमर जीवन पाने का सेब दिया। उसे खाओ तो अमर हो जाओ। वो राजा ने अपनी बीवी अनंग सेना को दिया। अनंग सेना ने उसे अपने आशिक साइस को दे दिया। साइस महारानी को जुल देता था और अपनी प्रेमिका अलग रखता था, जो महल की दासी थी। वो दासी भी साइस को धोखा देती थी। उसका मासूक एक ग्वाला था। दासी ने वो सेब ग्वाले को दिया। ग्वाला भी दासी को धोखे में रखता था। उसने अपनी मासूक को वो सेब दिया जो उपले बेचती थी। वो सुनहरा सेब टोकरे में उपलों के ऊपर रखे चली जाती थी। राजा भर्तृहरि जंगल में शिकार खेलने आया। उसने उसे देख लिया। अपनी रानी अनंग सेना की बेवफाई से उसका दिल टूट गया, तो वो अपने भाई विक्रमाजीत को राजपाट सौंप कर संन्यास ले लिया। लड़कियां मबहूत होकर यह अस्तूरी दास्तान सुन रही थीं। माला कहे गई। फिर राजा विक्रमाजीत को एक तांत्रिक जोगी शमशान घाट ले गया। वहाँ बेताल दरख्तों से उल्टे लटके हुए थे और एक बेताल राजा के कंधे पर बैठकर उसे कहानी सुनाता था। फिर विक्रमाजीत, जो थे रंभा और उर्वशी के नाच के मुकाबले में जज बने, उनके फैसले से खुश होकर राजा इंद्र ने अपना तख्त उनको बख्श दिया, जिसमें वही 32 मूर्तियां लगी थीं। लड़कियों ने गैर शऊरी तौर पर उस नकली अस्तूरी तख्त पर नज़र डाली और उन्हें महसूस हुआ जैसे वो खुद उस देवमालाई राज सिंहासन पर मौजूद थीं। और विक्रमाजीत के मरने के बाद उस जैसा लायक राजा कोई न हुआ, तो उस सिंहासन को दफन कर दिया गया और सदियों बाद राजा भोज ने उसे खेत में से खोद कर निकलवाया, जहां आरा बोली। और जब वो राजा उस तख्त पर बैठने के लिए बढ़ा तो एक मूर्ति ने आवाज़ दी, उस तख्त पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य जैसा सखी और फैयाज हो। इस तरह राजा भोज 32 मरतबा तख्त की तरफ बढ़े।
और हर मर्तबा एक एक मूर्ति ने ललकार कर उनको विक्रमादित्य के औसाफ के मुतालिक कोई किस्सा सुनाया। वफाकेश, उसूल परस्त, रास्तबाज, बहादुर, रहमदिल, ये वो। तब यास्मीन ने कहा था, आइडिया, आपके छोटे दादा ने ओपेरा बनाया था, मैं इसका बैले बनाऊंगी, और पता है इस राज सिंहासन की असल मानवियत क्या पेश करूंगी। फिर उसने बड़ी ड्रामाई अंदाज में कहा था, यह राज सिंहासन दरअसल है औरत का दिल। और आपा, इस वक्त ये फ़र्ज़ कीजिए कि हम चारों, आप, रोज़ी आपा, दीपाली दी और मैं, इसकी चारों बड़ी मूर्तियां हैं, और कोई राजा भोज इस तख्त पर बैठने के लिए आए तो हम उसे ललकार सकते हैं। ठहरो, तुम्हारे अंदर ये औसाफ हैं? दीपाली ने आंखें मली। जहां आरा और यास्मीन के भूत गायब हो गए। सामने तालाब की मुंडेर पर गूंगी माला चुपचाप बैठी फटी फटी आंखों से तके जा रही थी। दीपाली ने गैर इरादी तौर पर नजरें ऊपर उठाई। गुलाब खास की शाखों से क्या बेताल उल्टे लटके हुए थे। दूर ड्राइवर पर आकर कार रुकी। रेहान की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी मुलाजिम से पूछ रहे थे, अमेरिका वाली सेन मेम साहब कहाँ हैं? किसी ने जवाब दिया, बाग में। नौरगिश बाग में? बाहर की आग में? भरे दिल दाग से दर्द दिल जोर रंगीला कोसूर। आओ आओ प्यारे। गुलाब खास के नीचे लड़कियां नजरुल का गीत गा रही हैं। यास्मीन कठपुतली की तरह गर्दन हिला मणिपुरी रक्स में मसरूफ़ है। जहां आरा और दीपाली नवाबजादा नैयरुज़्ज़मा की बरी के जोड़े ब्योंत रही हैं। वो घास को कदमों से रौंदता आकर एक फजूल ख्याल की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। बन माली, संध्या काल, आज तुम कहाँ से आते हो? बैठ जाओ रेहान। वो अपने नाना नवाबजादा फ़खरुज़्ज़मा के बनवाए हुए फ़र्जी राजा इंदर के नकली तख्त पर बैठ गया। अचानक दीपाली का जी चाहा उसे ललकारे, ठहरो, तुम इस पर नहीं बैठ सकते। रेहान ने एक सिगरेट सुलगाया। माफ़ करना, आज फैक्ट्री में बहुत देर हो गई। बांग्लादेश की तामीर नौ में मसरूफ़ हो। वो चीं बजबी होकर दूसरी जानिब देखने लगा। दफतन दीपाली को महसूस हुआ ऊपर दरीचे में से जहां आरा झांक रही है। उसने गौर से देखा, वो जहरा थी, बेगम जहरा रेहानुद्दीन अहमद। मुझे हेलुसिनेशन नज़र आने लगे हैं। मुझे इस छाया लोक से जल्द अज जल्द भागना चाहिए। महफूज दूर उफ्तादा पोर्ट ऑफ स्पेन, पुरसुकून गैर गुंजलक शौहर बैरिस्टर ललित मोहन सेन, खुशबाश ब्राज़ीलियन भावज मारिया रोजीना, ईस्ट इंडियन मुलाजमा मिस्टर सरस्वती, नेगरू बटलर इलियास। वही मेरी असल राहत बख्श आरामदे दुनिया है, बेतालों के इस मरघट से इतनी मुख्तलिफ। यहाँ हर कदम पर एक बेताल, एक एक पुराना किस्सा दोहराया जा रहा है और जन्नात कानों में मुसलसल पूछ रहे हैं, और सुनाऊं, और सुनाऊं, और सुनाऊं। रेहान ने भी नज़रें उठाकर जहां आरा के कमरे के दरीचे को देखा, दीपाली पर नज़र डाली और आंखें झुका लीं। माला बराबर आकर मुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझे अफसोस है कि मैं उसकी बात समझे बगैर यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ, काश मैं भी उसकी बात समझ सकता। काश हम सब एक दूसरे की बात समझ सकते। दीपाली, जहांआरा, यास्मीन, मजीद, तीन मूर्तियों में से दो बड़ी बुरी तरह टूटी। दीपाली ने विक्रमादित्य के सिंहासन की एक मूर्ति पर हाथ रखकर दिल में कहा, पाल की चौले हो। वो आहिस्ता से गुनगुनाने लगी। दीपाली, मैंने आज से 35 साल पहले तुमसे आखिरी बार गाना सुना था, चंद्रकुंज के फाटक पर। इसी तरह गोधुले के वक्त सुना होगा, मुझे याद नहीं। रेहान, तुमने इतने शर्मनाक समझौते कैसे कर लिए? कलकत्ते में भी और यहाँ भी। वो गमो गुस्से से झुंझला कर रह गई। समझौता? क्या तुमने नहीं किया? क्या तुमने पोर्ट ऑफ स्पेन में समझौता नहीं किया? मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा। वो बात तुम कह सकती हो। वो भी झुंझला गया। उम्र रसीदा लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है। अच्छा, चिल्लाओ नहीं, लोग सुनेंगे तो कहेंगे दो झक्की बुढ़े बुढ़िया क्यों लड़ रहे हैं। रेहान ने तिलमिलाकर सिगरेट अपने बूट के नीचे कुचला। यहाँ इतनी खूंरेजी हुई और नतीजा क्या निकला? मगरबी पाकिस्तान से आई हुई बोलजवाजी को निकाल कर एक नई मकामी बोलजवाजी ने उसकी जगह ले ली। शट अप, यू आर अ सिली ओल्ड वुमन। यहाँ के हालात से वाकिफ़ नहीं, आ जाती हैं अमेरिका से यहाँ नसीहतें करने। रेहान ने झल्ला कर जवाब दिया। तुम किसी पागल खाने गए हो? उसने ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा। मैं एक मरतबा अपने शौहर ललित के साथ एक पागल खाने गई थी, ब्राज़ील के एक शहर में। वहाँ एक आदमी खुद को चायदानी समझता था, दूसरा कह रहा था मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। एक औरत का ख्याल था वो मगरमच्छ है। एक औरत को यकीन था कि वो ग्रैंड फादर क्लॉक निकल चुकी है। वो मुस्तकिल टिक 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 की आवाज़ कर रही थी। इसी तरह रोनू, हम सब अपने आप को वो समझते हैं जो हम नहीं हैं। मालूम है, अब आप बहुत अक्लमंद हो गई हैं, मुझे दर्स दे रही हैं। रोनू, एक किस्सा सुनाऊं? दीपाली ने गैर इरादी तौर पर सिंहासन के पायों की बाकी मानदा सालिम मूर्ति पर हाथ रखकर कहा।
जब हम लोग नए नए पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे, छोटा सा एक मकान किराए पर लिया। गली के सिरे पर हमारे सामने एक खूबसूरत 2 मंजिला मॉरिश फजा का मकान था। उसके निचले बरामदे में लबे सड़क 2 नूरानी सूरत बुढ़ियां, बर्फ जैसे सफ़ेद बाल, रॉकिंग चेयर्स पर बैठी निटिंग किया करती थी। मोहल्ले के पादरी और नन्स उनके यहाँ आती जाती रहती। वो पाबंदी से चर्च जाती, पास पड़ोस के गरीबों की इमदाद करती रहती। बड़ी धर्मात्मा साध्वी औरतें थीं। दोनों बुढ़ियाँ रोज़ सुबह 10 बजे टैक्सी पर बैठकर बाजार जाती। उनका नेगरू बावर्ची एक बड़ा सा थैला लेकर साथ जाता। वापसी पर उसका थैला सामान से भरा होता। एक रोज़ मैंने सोचा, मैं इस जगह अजनबी हूँ, मैं भी उनके साथ सब्जी तरकारी की उन दुकानों पर जाऊँगी जहाँ से अच्छी चीज़ें मिल सकें। कई दिन निकल गए, मैं उन फरिश्ता सिफत बूढ़ियों से न मिल सकी, न उनके साथ बाजार जाने के लिए तय कर पाई। एक सुबह जब वो टैक्सी में बैठकर रवाना हुई ही थी, मैंने सोचा दूसरी टैक्सी लेकर मैं भी उनके पीछे चली चलूं। बाजार में पहुंचकर उनके साथ ही खरीदारी कर लूं। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, इस दूसरी गाड़ी के पीछे पीछे चलिए। मेरी टैक्सी मार्केट से गुजर कर वाटर फ्रंट की तरफ चली। अगली टैक्सी एक होटल के सामने जा रुकी जिसके अंदर से जहाजी मल्लाह निकल रहे थे। ड्राइवर ने ज़रा हैरत से मुझे देखा। वो दोनों बूढ़ियाँ अपनी गाड़ी से उतरकर होटल में दाखिल हुईं। बरामदे में 10-12 मलाटो लड़कियां सोफे पर एक कतार में बैठी सिगरेट पी रही थीं। मैं ताज्जुब से टैक्सी में बैठी देखती रही। कुछ देर बाद वो बुढ़ियां बाहर आईं। नेगरू बावर्ची थैला उठाए साथ साथ दोनों अपनी टैक्सी में बैठी और वापस चली गईं। ड्राइवर ने एक कहका लगाया और बोला, मिस, आप अभी शायद यहाँ नई नई आई हैं, आप नहीं जानती। ये दोनों बुढ़ियाँ 50 साल पहले यहाँ की मशहूर तवाइफें थीं। ये दोनों न्यू ऑरलेंस से यहाँ आई थीं। अब इस होटल की मालिक हैं। रोज़ सुबह आकर मैनेजर से कहबा खाने की आमदनी का हिसाब किताब करती हैं और रात की आमदनी के नोट इस थैले में भरकर ले जाती हैं और आमदनी का ज़्यादा हिस्सा खिदमत खल्क पर खर्च करती हैं। बड़ा बड़ा पादरी लोग जब यहाँ आता है, इनके यहाँ ही ठहरता है। जब मैं घर वापस पहुँची, वो दोनों इत्मीनान से रॉकिंग चेयर्स पर बैठी बाइबल पढ़ रही थी। तो रोनो, अक्सर लोग दोगली ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। तुम मादा मोज़ैल मार्सेल और मादा मोज़ैल मारी नहीं हो। तुम वो नेगरू बावर्ची हो जो वो थैला उठाकर साथ साथ चलता है। तुम भी शामिल हो। क्या तुम शामिल नहीं हो? क्या तुमको वेस्ट इंडीज़ हिजरत के बाद एक दौलतमंद बैरिस्टर से शादी करके बरतानवी गवर्नर जनरल के डिनर्स में जाने के बजाय प्लांटेशनर के मजदूरों में इनकलाबी तहरीक की तंजीम नहीं करनी चाहिए थी? तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम थक चुकी थी या डिसइल्यूजन हो चुकी थी, या अब तुम भी आराम और आसाइश की ख्वाहां थी। चिराग मुसलसल जलाए रखना बड़े दिलगुर्दे का काम है। अब तुम महज ज़बानी या तख़ीली हमदर्दी करती हो, लोगों की बेइंसाफ़ी और बेईमानी पर खफा होती हो, मगर तुम भी शामिल हो चुकी हो। मुसलसल अलग रहना बहुत मुश्किल है। जो अलग रहते हैं उनको सनकी या खपती या बेवकूफ़ समझा जाता है। मैंने अखबारों में तुम्हारे शौहर का नाम 1-2 बार देखा है। वो उस जजीरे की सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि वो एक दिन वहाँ के वज़ीर आज़म हो जाएं और तुम प्राइम मिनिस्टर्स लेडी। उस वक्त दीपाली सेन, मैं तुमसे मिलने आऊँगा और तुमसे पूछूंगा कि तुम कितनी आज़ाद हो। तुम और मैं लेबोरेटरी की मेज़ पर रखे हुए मेंढक हैं जिन पर ज़िंदगी ने अपने तजर्बे किए, लेकिन हमारी तरह सभी तो बूदे नहीं निकले। दीपाली ने दफतन बड़ी कमज़ोर आवाज़ में कहा, बहुत से हैं जिन्होंने अब तक चिराग जलाए रखे हैं। ऑल लक टू देम, रेहान ने सिगरेट तालाब में फेंकते हुए जवाब दिया।